Hello, my dear students, my dear 10th class. The next topic is what did liberal nationalism stand for? So, today we are going to talk about the liberal nationalism. So, first of all, we try to understand the meaning of liberal and then nationalism, and then this is a common word used for the nationalism, liberal nationalism, in the all chapters. Okay. Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. जिस तरह से आप देख रहे थे कि नेशन यूनिटी की बात हो रही थी यूरोप में, जो कि आप पीछे चैप्टर से पढ़ते आए हैं, वो चीज़ें साथ साथ चल रही थी आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म के. अब इसका सेंस क्या है? मान लीजिए हम नेशन स्टेट की थ्योरी के लड़ रहे हैं, हम अपने देश के लिए डिमांड कर रहे हैं, बट बात यह है कि इसके साथ साथ एक और आइडियोलॉजी है, एक और सोच है, एक और विचार है जो आपके साथ साथ चल रहा है. एलाइड का मतलब साथ साथ होता है, और वो क्या था? लिबरलिज्म. द टर्म लिबरलिज्म डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री. यहाँ से ये चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए यूज़ होती हैं कि जो टर्म लिबरलिज्म है उसको डराइव किया है लैटिन भाषा के शब्द लिबर से, LIBER, जिसका मतलब होता है फ्री. तो इसका मतलब है लिबरलिज्म का मतलब हो गया फ्रीडम के लिए. लेकिन वो फ्रीडम बहुत तरह की होती है. सिर्फ इस तरह की फ्रीडम नहीं कि आप किसी के कंट्रोल में हैं और आप उसके कंट्रोल से बाहर हो गए तो अब आप फ्री हैं. नहीं, फ्री का मतलब और भी चीज़ों से होता है. आप उसके इन्फ्लुएंस से इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हर चीज़ से फ्री होने चाहिए. अब वो देखिए आगे आने वाला है इसमें. फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल. अब देखिए, अब बात ये है कि यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो मिडिल क्लास थी, जो न्यू मिडिल क्लास जिसके बारे में आपने ऊपर पढ़ा था, उसके लिए लिबरलिज्म के क्या मीनिंग थे, वो क्यों इस चीज़ के लिए इतना स्टैंड कर रहे थे अपने बात को लेकर. तो उसका मतलब ये है कि उनके लिए फ्रीडम का मतलब है इंडिविजुअल, हर एक पर्सन की अपनी खुद की आज़ादी हो, यानी इक्वलिटी. भाई बराबरी का भी तो हक मिले सबको. बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब बराबर होने चाहिए, ये वाली आज़ादी भी चाहिए. क्योंकि आप भी जानते हैं फ्रेंच सोसाइटी में वो सब चीज़ें एक साथ नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी. ये इस चीज़ के लिए न्यू मिडिल क्लास आगे बढ़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था. तो इस तरह के लिबरलिज्म की थ्योरी यूरोप में स्प्रेड हो रही थी. पॉलिटिकली बात हो रही है, आप समझिएगा इस चीज़ को कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या है बेटा. पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. भाई एक ऐसा कंसेप्ट हो जो गवर्नमेंट का हो, यानी खुद की गवर्नमेंट, दूसरे के नीचे रह के हमें अपने ऊपर रूल नहीं करना है और रूल करवाना भी नहीं है. तो दैट मीन्स हमारी खुद की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हो, हमारे यहाँ लोग हों और उनका कंसेंट हमसे जुड़ा हुआ हो. जबकि इससे पहले राजा क्या और जो इस तरह की एट्रोसिटीज़ हो रही, आपको लगता है राजा का कंसेंट था लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं था. उसे तो सिर्फ अपनी अय्याशी और अपने जो महलों के लोग हैं, नोबल पर्सन हैं, क्लरिकल लोकल हैं, लोग हैं, बस उनके लिए फ़िक्र है. टैक्स वसूलने की फ़िक्र है, लोगों की फ़िक्र नहीं है. तो पॉलिटिकली इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका कंसेंट खुद से हो, यानी कि डेमोक्रेसी की बात हो रही है, सिंपल सी बात. तो वो चीज़ हमें चाहिए, हमें वो चीज़ भी चाहिए. हम इस चीज़ के लिए हम फ्री हों. सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे, जब से वो हो रहा था, लिबरलिज्म का मतलब बेटा यहाँ क्या था कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. यहाँ जो इस तरह से निरंकुश शासन है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, इसको भी फिनिश करना है. और ये जो क्लरिकल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, मतलब जन्मजात जो सुविधाएँ और ऐशो आराम मिले, इन सबको हटाया जाना चाहिए. एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए पार्लियामेंट के जरिए. ये है उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब, ये है उनके लिए आज़ादी के मतलब. किसके? फ्रेंच पीपल के. फ्रेंच पीपल चाहते हैं एंड ऑफ ऑटोक्रेसी हो. ये जो जन्मजात और क्लास वाइज जो सुविधाएं बांट रखी हैं कि इस क्लास में आप पैदा हैं तो आप टैक्स नहीं भरेंगे, ऐश आराम में रहेंगे, ये फ्रेंच के लोग इससे आज़ादी चाहते हैं. अब उन्हें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक पूरा कंट्री, डेमोक्रेटिक और
हाँ क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हो पार्लियामेंट के थ्रू। ये नए नए कंसेप्ट आए हैं जो कि रूसो, लॉकी और एक और पर्सन का नाम मोंटेस्क्यू जैसे जो लोग हैं, फिलोसोफर हैं, फ्रेंच सोसाइटी के टाइम पे अपना थिंकिंग को जो है जो स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जब 19th सेंचुरी आती है तो लिबरल्स जो हैं यानी कि आज़ाद ख्यालों वाले लोग, बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिबरल मीन्स आज़ाद ख्याल वाले लोग। आज़ाद ख्याल मीन्स मतलब सीधी सी बात है कि उन्हें थोड़ा सा इस तरह की परमिशंस मिलें कि वो अपनी चीज़ों के लिए कह सकें, अपनी चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें स्टैब्लिश कर सकें। जैसे आपके घरों में, हमारे घरों में आज के टाइम पे होता है, लिबरल हैं हम लोग। और हाँ, सोच से भी लिबरल होना चाहिए, सोच से कैद नहीं होने चाहिए आप, जो कि आजकल की सोसाइटी में कई सारे लोग रेडिकल टाइप होते हैं, र्यूड होते हैं। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। जब इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात ऊपर कर रहे थे, आपको याद होगा, तो यहाँ पे ना उस चीज़ में एक चीज़ ऐड नहीं थी, वो क्या थी, यूनिवर्सल सफरेज। अब सफरेज क्या है, तो सफरेज यहाँ पे एक वर्ड है, सिंपल भाषा में बताएं आपको, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, वो चीज़ इसमें ऐड नहीं आई। मतलब फ्रेंच सोसाइटी में जो रिवोल्यूशन के बाद इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, लिबरल के लिए लोग इतना मूवमेंट कर रहे थे, तो उसमें हर एक चीज़ उन्हें तुरंत नहीं मिली, बहुत सारी चीज़ें उन्हें कुछ टाइम के बाद मिली। You will recall that in revolutionary France which marked the first political expression in liberal democracy। और ये चीज़ आप देखेंगे और आगे भी पढ़ेंगे कि जब रेवोल्यूशनरी फ्रांस में, जब वहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे थे, आइडिया फिलोसफर्स अपने आइडिया को स्प्रेड कर रहे थे, लोग अवेयर हो रहे थे, यही पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट सबसे पहली बार वहाँ पे डेमोक्रेसी में देखा गया। कौन सा, राइट टू वोट देने के लिए, क्योंकि सबको था ही नहीं। अगर आपको 9 का थोड़ा बहुत भी याद है तो सबको राइट नहीं था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ उनको राइट था, और उनकी उम्र 21 से ऊपर होनी चाहिए, वुमेन्स को तो था ही नहीं। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज गारंटीड एक्सक्लूसिव टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। मैंने कहा था ना आपसे, अब जो पहली बात आई थी डेमोक्रेसी की, और जो होनी भी चाहिए कि आपको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, बट स्टूडेंट्स इस टाइम तक फ्रांस में सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ओन्ड मैन ओनली, वुमेन्स नहीं, सिर्फ उनको ही राइट था वोट देने का। ठीक, मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। जितने भी पुरुष लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और सारी महिलाएं, इनको बेटा इस नियम से दूर रखा गया। तो कहने का मतलब एक साथ इक्वलिटी नहीं आई थी, ठीक है, सबके लिए लिबरलिज्म एक जैसा नहीं आ पाया था अभी तक, तो थोड़ा टाइम लगा उसमें होने में। ओके, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखने वाले हैं, आप एक चीज़ महसूस करना कि ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर जैकोबिन्स डिड ऑल द एडल्ट्स मेल एंजॉय सफरेज। अगर आपको जैकोबिन्स याद है एक बार को 9th क्लास वाला, तो जैकोबिन्स बेटा वो होते थे जो एक तरह से क्लब के मेंबर्स होते हैं, जिनकी अपनी एक कुछ प्रिंसिपल्स हैं, नियम कानून कायदे हैं, और उस टाइम तक आपने देखा था कि जैकोबिन्स ने कुछ टाइम तक वहाँ पे शासन भी किया, रूल किया फ्रांस पे। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जब थोड़ा सा पीरियड आया था ना जैकोबिन्स का, तो जो इतने एडल्ट मेन हैं उनको सारा वोट देने का अधिकार मिला था एक बार, बट क्योंकि ये स्ट्रगल का टाइम था, धीरे धीरे सबको चीज़ें मिली ही थी। However, the Napoleonic Code went to limited suffrage and reduced women to the status of minor। और जब नेपोलियनिक कोड या जो उसके नियम कानून कायदे लाए गए, तो हर किसी को उसमें राइट टू वोट तुरंत नहीं दिया गया था, और जो माइनर का स्टेटस है उसको घटाया गया। माइनर का मतलब होता है कि जब आप किसी को बिल्कुल कम समझते हैं, निम्न समझते हैं, बिलो द एवरेज। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि चाहे पॉलिटिकल राइट्स की बात हो, चाहे किसी अदर राइट्स की बात हो, हाँ, और वोट देने की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो वुमेन्स को थोड़ा सा उसमें कम रखा गया। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। और इससे पहले या अब तक दोनों टाइम की बात हो रही है, 1789 से पहले रिवोल्यूशन के, और अब बात तक नेपोलियन के आने तक आप देखेंगे, और आपने महसूस किया होगा 9th में आपने पढ़ा होगा
कि जो महिलाएं हैं उनको या तो अपने फादर की अथॉरिटी में रखा जाता था या हस्बैंड की। जब तक शादी नहीं हुई है तो फादर के, और शादी हो जाती है तो हस्बैंड के अथॉरिटी में, यानी कि उसके ऊपर किसी का हाथ है और वो उसके बिना पूछे अपने बहुत सारे काम नहीं कर सकती है, वो उसके लिए लिबरल नहीं है। थ्रू आउट द 19th century, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग द पॉलिटिकल राइट्स। और उसके बाद क्या हुआ, इन सारे लोगों ने 19th century के बाद जब एक टाइम आया, और ये बात शायद 1815 के बाद है, जब नेपोलियन की डेथ हो गई, तो जितने भी नॉन प्रॉपर्टीड मैन हैं जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको राइट नहीं था वोट देने का, और वो वुमेन्स जितनी सारी, इन सब लोगों ने अपने अपने मूवमेंट चलाए, आंदोलन किए ताकि वो अपने पॉलिटिकल राइट्स ले सकें। ये मतलब लिबरलिज्म का मतलब वहाँ हो रहा था इस तरह से। ठीक है, एक इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म क्या है ये और पढ़ेंगे, तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखेंगे। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, इकोनॉमी की बात की जाए, ठीक, जैसे आज इंडिया की इकोनॉमी है, इसको और इसको कंपैरिजन करो आप। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। भाई एक बात बताइए, आप कहीं यहाँ से वहाँ सामान ले जा रहे हैं, आप बहुत तरह के टैक्स लगा रहे हैं, तो आप ये बताओ कि आप व्यापार करने के लिए आज़ाद हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपको उतनी फ्रीडम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इतने रिस्ट्रिक्शंस ही लगा रखे हैं, इतने टैक्स इम्पोज कर रखे हैं। इन सब चीज़ों से आज़ाद होना, इन सब चीज़ों से फ्री होना, इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म होता है। लिबरलिज्म फॉर इकोनॉमिक स्फीयर मतलब अर्थव्यवस्था के मामले में, इकोनॉमी के मामले में भी हमें आज़ादी होनी चाहिए, तो अब हम चीज़ें फ्री रूप कर सकें ढेर सारी। ओके, तो जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब जो कंट्री होता है या एम्पायर होता है, वो जो अपने इतने सारे इस पर अपने कानून नियम थोप देता है कि व्यापार करने में कठिनाई होती है, तो कठिनाई होती है तो एज अ हर्डल है, तो आप उतना आज़ाद नहीं हैं। आप जब एक चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं तब तक दूसरी तैयार हो जाती है, तो वो कुछ इस तरह की बात से एकदम फ्री होना। आज इंडियंस के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनी है हमारे यहाँ बड़ी बड़ी, चाहे फूडिंग में हो, क्लोथिंग में हो, या अदर मोबाइल्स की दुनिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हो, आप देखेंगे बहुत सारा सिर्फ बाहर से आया हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप फ्री हैं इकोनॉमिक रूप से? आप कोलगेट्स जो यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें, हम शायद फ्री नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं उन बिज़नेस के ऊपर डिपेंड है। हमें इससे फ्री होना पड़ेगा, तभी हमारे देश की तरक्की होगी। तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत वास्ट है और बहुत ही डीप है। ये आज के टाइम के लिए अपनी बात कहता है। ठीक है, गुड्स और कैपिटल की वही बात हो रही है कि आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकें। अब कैपिटल की जैसे बात होती है स्टूडेंट, अब आप सोच के देखो, जैसे इस टाइम गवर्नमेंट में क्या है, आप रुपए निकालो तो टैक्स कटेगा, आप रुपए जमा करो बहुत ज़्यादा तो टैक्स कटेगा, अगर आप ज़्यादा एक बार में कोई कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो कटेगा, प्लस जीएसटी और कर दिया है, नए नए रूल्स आ गए हैं पैसे निकालने को। तो मतलब हम लोग कितना परेशान हैं, हमारा ही पैसा है, हम रखें, हम निकालें, हम जमा करें, हम इससे ज़्यादा जमा करें, हर चीज़ पे गवर्नमेंट हमसे सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स वसूल रही है। तो हम आज़ाद नहीं है ना, हम बंधे हुए हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस है ना गवर्नमेंट, तो फ्री फ्लो नहीं है ना गुड्स का और कैपिटल का, वही वाली बात है। ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। अब 19th century के आसपास जब ये मिडिल क्लास जो इतनी अच्छे से कॉमर्शियल क्लास है, इंडस्ट्रियल क्लास है, प्रोडक्शन क्लास है, जो अपना रोल प्ले कर रही है, इसकी चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं और ये डिमांड भी बहुत बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेट अस टॉक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल को हम ज़रूर समझेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक सिर्फ इतना ही अभी शॉर्ट इतना रखा जाए। आप इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या है ये समझ लेना है आपको, और ऊपर जो आपको लिबरल का मीनिंग पॉलिटिकल राइट क्या है वो समझना है, और वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। ये टॉपिक थोड़े से हल्के से डेप्थ में ले जाएंगे आपको, तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ के, थोड़ा पढ़ें बट उसका मूवमेंट आप अच्छा करें, मतलब आप आगे अच्छे से बढ़ें। तो मैं आज के लिए छोटी सी क्लास रखूँगा आज के लिए। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।